To all friends from media, आज भारत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की प्रेस वार्ता में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ ऑनरेबल चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया श्री ज्ञानेश कुमार जी, ऑनरेबल इलेक्शन कमिश्नर डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू, ऑनरेबल इलेक्शन कमिश्नर डॉक्टर विवेक जोशी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के उच्च अधिकारी श्री मनीष गर्ग जी, सीनियर डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर, श्री संजय कुमार, डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर, श्री विजय कुमार पांडे, डीडीजी लॉ और अन्य इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल्स जो हमारे साथ हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो बेसिक फॉर्मेट है, इट विल बी द ऑनरेबल चीफ इलेक्शन कमिश्नर विल बी एड्रेसिंग द मीडिया and the Honorable CEC would be answering them in one go. So you are requested that whenever you want to ask a question, kindly wait for your turn. There will be a micer who will be approaching you. Introduce yourself and your organization, and then you can ask your question. So that will be the basic format of the press conference. So kindly keep your mobile phones on the silent mode. So. Honorable Election Commissioner, Honorable Election Commissioner, Dr. Sukhbir Singh Sandhu ji, Honorable Election Commissioner और मीडिया के मेरे दोस्तों, सबसे पहले चुनाव आयोग मतदाताओं के नाम एक संदेश देना चाहता है। भारत के संविधान के अनुरूप भारत का हर नागरिक जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, उसे मतदाता अवश्य बनना चाहिए और मतदान भी अवश्य करना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि कानून के अनुरूप हर राजनीतिक दल का जन्म चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन से ही होता है। तो फिर चुनाव आयोग उन्हीं राजनीतिक दलों में भेदभाव कैसे कर सकता है? चुनाव आयोग के लिए न तो कोई विपक्ष है, न तो कोई पक्ष है, सब समकक्ष हैं। चाहे किसी भी राजनीतिक दल का कोई भी हो, चुनाव आयोग अपने संवैधानिक कर्तव्य से पीछे नहीं हटेगा। पिछले 2 दशकों से लगभग सभी राजनीतिक दल मतदाता सूची में त्रुटियों के सुधार के लिए मांग करते रहे हैं और इसी मांग को पूरा करने के लिए ही चुनाव आयोग ने गहन पुनरीक्षण अर्थात स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR की शुरुआत बिहार से की है। SIR की प्रक्रिया में सभी मतदाता, बूथ लेवल ऑफिसर्स और सभी राजनीतिक दलों द्वारा नामित 1.6 लाख BLAs ने मिलकर एक प्रारूप सूची तैयार की है। इस प्रारूप सूची की एक कॉपी तैयार की है। इस प्रारूप सूची की एक कॉपी आप सभी लोगों को दी गई है, जिसमें कि हर बूथ में जब यह प्रारूप सूची तैयार की जा रही थी तो सभी राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट्स ने उसे हस्ताक्षर के साथ भी सत्यापित किया है। इस प्रारूप सूची में
त्रुटियां हटाने के लिए एक बार फिर निर्धारित समय परिधि में सभी मतदाता और राजनीतिक दल मिलकर अपना बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं। विगत आंकड़ों के अनुसार स्वयं मतदाताओं ने लगभग 28,370 ऐसे क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस दिए हैं और जो मतदाता 1 जुलाई को 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं या 1 अक्टूबर को 18 वर्ष की आयु पूरे करने वाले हैं, ऐसे 1,03,703 मतदाताओं ने भी अपना आवेदन फॉर्म 6 और डिक्लेरेशन के साथ किया है। और इन क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस के लिए, इन त्रुटियों को हटाने के लिए बिहार के एसआईआर में 1 अगस्त से 1 सितंबर का समय निर्धारित है। अभी भी 15 दिन का समय बाकी है। चुनाव आयोग सभी राजनीतिक दलों को उनके द्वारा नामित बूथ लेवल एजेंट्स को, नेशनल लेवल पॉलिटिकल पार्टीज को, स्टेट लेवल पॉलिटिकल पार्टीज को आह्वान करता है कि आने वाले 15 दिनों में जो भी प्रारूप मतदाता सूची उनको दी गई है उसमें अगर कोई भी त्रुटि हो तो उसको प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म के तहत जमा करें। चुनाव आयोग के दरवाजे हमेशा सबके लिए समान रूप से खुले हुए हैं। जमीनी स्तर पर सभी मतदाता, सभी राजनीतिक दल और सभी बूथ लेवल ऑफिसर्स मिलकर एक पारदर्शी तरीके से कार्य कर रहे हैं, सत्यापित भी कर रहे हैं, हस्ताक्षर भी कर रहे हैं और वीडियो टेस्टिमोनियल्स भी दे रहे हैं। यह एक गंभीर चिंता का विषय है कि राजनीतिक दलों के जिला अध्यक्षों और उनके द्वारा नामित बीएलएस के ये सत्यापित दस्तावेज, टेस्टिमोनियल्स, उनकी आवाज उनके स्वयं के राज्य स्तर के या राष्ट्रीय स्तर के नेताओं तक या तो पहुंच नहीं पा रही है और या फिर जमीनी सच को नजरअंदाज करते हुए भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। सत्य तो यह है कि कदम से कदम मिलाकर सभी स्टेक होल्डर्स बिहार के एसआईआर को पूर्ण रूप से सफल बनाने के लिए कटिबद्ध हैं, प्रयत्न कर रहे हैं और कठिन परिश्रम कर रहे हैं। जब बिहार के 7 करोड़ से भी अधिक मतदाता चुनाव आयोग के साथ खड़े हैं तो न तो चुनाव आयोग की साख पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा हो सकता है और न ही मतदाताओं की साख पर। कानून के अनुसार अगर समय रहते मतदाता सूचियों में त्रुटियां साझा न की जाएं, मतदाता द्वारा अपना प्रत्याशी चुनने के 45 डेज के भीतर माननीय उच्च न्यायालय में चुनाव याचिका दायर न की जाए और फिर वोट चोरी जैसे गलत शब्दों का इस्तेमाल करके जनता को गुमराह करने का असफल प्रयास किया जाए तो यह भारत के संविधान का अपमान नहीं तो और क्या है। जहां तक कि मशीन रीडेबल मतदाता सूची का सवाल है, माननीय सुप्रीम कोर्ट 2019 में ही कह चुका है
कि यह मतदाता की निजता का हनन हो सकता है। वोटर प्राइवेसी कैन बी ब्रीच्ड। हमने कुछ दिन पहले देखा कि कई मतदाताओं की फोटो उनकी अनुमति के बिना मीडिया के समक्ष रखी गई, उनके ऊपर आरोप लगाए गए, उनका इस्तेमाल किया गया। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? मतदाता सूची में जिसका नाम होता है वही अपने प्रत्याशी को चयनित करने के लिए वोट डालता है। लोकसभा के चुनाव की प्रक्रिया में 1 करोड़ से भी अधिक कर्मचारी, 10 लाख से भी अधिक बूथ लेवल एजेंट्स, 20 लाख से भी अधिक प्रत्याशियों के पोलिंग एजेंट्स चुनाव के लिए कार्य करते हैं। इतने सारे लोगों के समक्ष इतनी पारदर्शी प्रक्रिया में क्या कोई भी मतदाता वोट की चोरी कर सकता है? कुछ मतदाताओं द्वारा दोहरे मतदान के आरोप लगाए गए, सबूत मांगने पर जवाब नहीं मिला। ऐसे मिथ्या आरोपों से न तो चुनाव आयोग डरता है और न ही कोई मतदाता। जब चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर भारत के मतदाताओं को निशाना बनाकर राजनीति की जा रही हो, तो आज चुनाव आयोग सबको स्पष्ट करना चाहता है कि चुनाव आयोग निडरता के साथ सभी गरीब, अमीर, बुजुर्ग, महिला, युवा सहित सभी वर्गों और सभी धर्मों के मतदाताओं के साथ बिना किसी भेदभाव के चट्टान की तरह खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। जय हिंद, जय भारत। Mic, please. Sir, good evening. I am Prashant from Asianet News. Sir, here. हाँ, Prashant from Asianet News. As you know, after Rahul Gandhi's press conference, there are many issues coming up from different states. Sir, प्लीज। hi. प्लीज Yeah. गो अहेड। Yeah. Sir, Aishwarya Paliwal from Ashtak and India Today. Sir, 2 questions. First, sir, a lot of political parties have asked certain questions, but do you think all those questions are actually pointing towards the need for SIR? Sir, second question is what arrangements you've made for the vulnerable groups? Because a lot of people are asking senior citizens, migrants, marginalized, so if you can focus on that, sir. Okay. 163. So, Shriparna from the Hindu newspaper. Sir, during door-to-door survey and enumeration, how many Nepali, Bangladeshi and Myanmarese nationals were found by BLOs? Does the Election Commission have any figures? 80. I'm coming, sir. We have enough time, sir. 80. Ganesh Kumar ji, how are you? I think you are well. This is Sandeep Shwarnakar from Bartaman newspaper. It's a West Bengal, one of the largest newspaper. मेरा क्वेश्चन ये है कि बिहार के बाद
बंगाल में कब SIR शुरू हो रहा है? 164. सर नीरज हूँ न्यूज 18 इंडिया से, नेटवर्क 18 से। हमारा सवाल है कि स्पेशल समरी रिवीजन सालाना तौर पे होता है हर साल, तो SIR की जरूरत आपको कौन सा मतदाता सूची दोनों प्रक्रिया से अलग मिलेगा? हम ये जानना चाह रहे हैं। और एक सप्लीमेंट्री सवाल है इसी के साथ कि आपने कहा कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के नेता भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका यह भी कहना है, राहुल गांधी की मैं बात कर रहा हूँ, थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा है क्यों उन्हीं से शपथ पत्र सिर्फ मांगा जा रहा है, दूसरे लोग, दूसरी पार्टी के लोग जो सवाल कर रहे हैं उनसे क्यों नहीं? हमारे सारे मीडिया बंधुओं के माध्यम से मैं देश के मतदाताओं को ये बतलाना चाहता हूं कि जब भी मतदाता सूची का रिवीजन होता है तो उसकी प्रक्रिया वही होती है जो मैंने आपको अभी शुरू में बताई। अर्थात सबसे पहले बूथ लेवल ऑफिसर्स और BLAs, राजनीतिक दलों के BLAs मिलकर एक ड्राफ्ट तैयार करते हैं और उसके बाद सभी राजनीतिक दलों को और उसी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के मतदाताओं को यह अधिकार होता है कि वो उसमें त्रुटियां सुधारने के लिए आवेदन कर सके। आवेदन 3 तरह के हो सकते हैं, या तो किसी का नाम छूट गया हो तो फॉर्म 6 होता है, या किसी का नाम गलत जुड़ गया हो या किसी और को जुड़वाना हो तो फॉर्म 7 होता है, और या कई बार उसमें विवरण गलत हो जाए, आपके नाम की स्पेलिंग गलत हो जाए, फोटो गलत हो जाए, एड्रेस गलत हो जाए तो फॉर्म 8 होता है। तो ये क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस का जो पीरियड होता है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है और इसमें सभी राजनीतिक दलों की भागीदारी और मतदाताओं की भागीदारी भी आवश्यक होती है। जब ये सारे क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस आ जाते हैं तो उसके बाद जो उस इलाके का SDM होता है, जिसको कई जगहों पर इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर भी बोलते हैं, जो कि स्टेट गवर्नमेंट का एक अधिकारी होता है, वो उस पर एक निर्णय लेता है और निर्णय करने के बाद एक अंतिम सूची का प्रकाशन करता है। ये प्रक्रिया में आपके माध्यम से सभी मतदाताओं को बताना चाहता हूं, जिससे कि उन्हें भी सनद रहे कि पूरी प्रक्रिया होती क्या है। तो एक बार जब SDM की तरफ से अंतिम सूची प्रकाशित कर दी जाती है, और याद रहे कि प्रारूप अर्थात ड्राफ्ट सूची भी पॉलिटिकल पार्टी से शेयर की जाती है और अंतिम सूची भी पॉलिटिकल पार्टी से शेयर की जाती है, और आजकल चूंकि तकनीकी का जमाना है तो वेबसाइट पर भी इलेक्शन कमीशन की अवेलेबल होती है। इसके बाद भी अगर कोई भी त्रुटि रह जाए तो उस जिले के DM के पास एक अपील होती है, और अगर DM से भी उस त्रुटि का समाधान न निकले तो उसके ऊपर उस प्रदेश के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के पास एक अपील होती है। जो अंतिम सूची प्रकाशित हो जाती है उसके ऊपर हो जाते हैं चुनाव। जब चुनाव होते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज अपने कैंडिडेट्स को खड़ा करती हैं और उन कैंडिडेट्स को यह सूची एक बार फिर दे दी जाती है कि इस सूची के ऊपर मतदान होगा, और यह सूची मतदान केंद्रवार दी जाती है। इस प्रक्रिया के बाद जब चुनावी मतदान होता है तो मतदान केंद्र के अंदर हर प्रत्याशी को यह अधिकार होता है कि वो पोलिंग एजेंट्स को नामित करे, और वही सूची पोलिंग एजेंट्स के पास भी होती है। तो उदाहरण के तौर पर जब हमारा कोई मतदाता जब मतदान करने जाता है तो पोलिंग एजेंट्स देखते हैं, और अगर कोई गलत व्यक्ति जा रहा है या कोई 2 बार जा रहा है तो उसके ऊपर ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं। मतदान प्रक्रिया समाप्त होने के बाद मतगणना होती है, और मतगणना के बाद रिटर्निंग ऑफिसर रिजल्ट डिक्लेयर कर देते हैं।
ये एक डिसेंट्रलाइज्ड कंस्ट्रक्ट है। संविधान के अनुसार ये पूरी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है, लेकिन लोक प्रतिनिधित्व कानून के तहत चुनाव आयोग तो एक छोटा सा 800 लोगों का एक समूह है, तो लोक प्रतिनिधित्व कानून के तहत चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, हर जिले का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जिसको डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर भी कहा जाता है, हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जो कि एसडीएम भी होता है, बूथ लेवल ऑफिसर्स, ये सभी के सभी सिर्फ इसी काम के लिए चुनाव आयोग के पास डेपुटेशन पर भी रहते हैं, सिर्फ मतदाता सूची और मतदान कराने के लिए। तो जब रिटर्निंग ऑफिसर रिजल्ट डिक्लेयर कर देता है, उसके बाद भी कानून में प्राविधान है कि आप 45 डेज के अंदर आप उच्च न्यायालय जाकर एक चुनावी याचिका दायर कर सकते हैं और चुनाव को चैलेंज कर सकते हैं। जब यह प्रक्रिया 45 दिन समाप्त हो जाते हैं, उसके बाद इस तरह के निराधार आरोप लगाना, चाहे वो केरल हो, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो बिहार हो, जब 45 दिन चुनाव के बाद पूर्ण हो चुके हैं और किसी भी दल को, किसी भी कैंडिडेट को कोई भी गलती नजर नहीं आई, तो आज इतने दिनों के बाद इस तरह के निराधार आरोप लगाना, उनका उद्देश्य क्या है, ये सारे मतदाता और देश की जनता पूरा समझती है। जहां तक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की जरूरत क्यों पड़ी और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में और नॉर्मल जो रिवीजन हर साल होता है, दोनों में क्या फर्क है, ये बहुत अहम सवाल है। पिछले 20 सालों में हर साल रिवीजन होता रहा और जो एनुअल रिवीजन होता है उसमें साधारण तौर से और एक जिसे कहते हैं कि एक रैंडम तरीके से उसका रिवीजन कर लिया जाता है। जब पिछले 20 सालों से इंटेंसिव रिवीजन नहीं हुआ, हालांकि पहले होते थे, अभी तक भारत में 10 से ज्यादा बार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो चुके हैं और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की खासियत यह होती है कि मतदाता सूची को, इलेक्टोरल रोल को टोटली मैक्सिमम प्यूरिफाई करने के लिए एक इन्यूमरेशन फॉर्म भरा जाता है और हर मतदाता उसको जब भर के देता है तो उसका नाम मतदाता सूची में फ्रेश, एकदम नए तरीके से सूची बनाई जाती है। और ये इंटेंसिव रिवीजन इसलिए भी आवश्यक हो गया, एक तो सभी राजनीतिक दलों की लगातार शिकायतें आती जाती हैं कि साहब वहां पर वोट बढ़ गए, वहां पर वोट कट गए, इन लोगों का वोट सही बना, इन लोगों का वोट गलत बना। साथ ही साथ समय के साथ कई लोग जो गांव में रहते थे, जहां पर उनका वोट था, वो शहर में आ गए, उनका वोट गांव में रह गया और जब वो शहर में आए तो वोट कटवाने की प्रक्रिया की भी अपनी कानूनी जटिलताएं हैं, तो उनका वोट गांव में भी रह गया, शहर में भी हो गया। और आजकल आपको पता है, जैसे जैसे भारत का विकास होता जा रहा है, वैसे वैसे लोग शहर छोड़ के भी दूसरे शहरों में भी जाते हैं। मुझे आशा है कि जितने हमारे मीडिया बंधु हैं वो भी शायद किसी न किसी दूसरे शहर को छोड़ के यहां पर आए होंगे, तो जब वो यहां रहने लग जाते हैं तो उनका वोट यहां भी बन जाता है। तो इस तरह से करते करते एक व्यक्ति के जाने या अनजाने में कई जगह वोट रह गए। तो मतदाता सूची को शुद्ध करने के लिए इन्यूमरेशन फॉर्म एकमात्र रास्ता रह जाता है, क्योंकि मैं आपको एक उदाहरण भी देता हूं। जैसे मान लीजिए श्रीपर्णा चक्रवर्ती जी हैं, उनका पहला वोट था श्रीपर्णा चक्रवर्ती के नाम से, दूसरा वोट जब वो दूसरी बार उन्होंने भरा तो उन्होंने भर दिया एस चक्रवर्ती। पिताजी का नाम मुझे पता नहीं है, माफ करें, लेकिन ए बी चक्रवर्ती भरा। अगली जगह जब उन्होंने भरा तो उन्होंने कहा कि नहीं, अखिल बी चक्रवर्ती। तो यह असंभव हो जाता है जानना कि ये दो व्यक्ति एक है कि नहीं। तो एक ही तरीका है
कि उसके लिए इन्यूमरेशन फॉर्म जारी किए जाएं और एक व्यक्ति एक बार में एक ही इन्यूमरेशन फॉर्म भरेगा, जिससे कि मतदाता सूची का शुद्धिकरण भी होगा। अगर उनका नाम गलत लिख गया है तो वो भी वो सही कर सकते हैं, अगर उनकी फोटो ठीक नहीं है तो वो भी सही कर सकते हैं, अगर उनका पता ठीक नहीं है, माता पिता का नाम ठीक नहीं है तो वो भी ठीक कर सकते हैं। तो ये रही SIR की आवश्यकता। SIR में डोर टू डोर जाना पड़ता है। बूथ लेवल ऑफिसर हमारे बिहार के लगभग 90,000 बूथ लेवल ऑफिसर्स 7 करोड़ 89 लाख लोगों के घर घर जाकर उन्होंने एक एक व्यक्ति को इन्यूमरेशन फॉर्म दिया। जो लोग मृत पाए गए या जो लोग घर पे नहीं थे, जिन्होंने पड़ोसियों ने कहा या उनके घर वालों ने कहा कि ये परमानेंटली शिफ्ट हो गए हैं, या जिन लोगों ने कहा कि नहीं साहब मैं तो पहले ही दूसरी जगह इन्यूमरेशन फॉर्म भर चुका हूं, अर्थात उसका नाम 2 जगह था, ऐसे लोगों के फॉर्म वापस नहीं मिले और 7 करोड़ 24 लाख फॉर्म वापस मिले 30 दिन के अंदर। इनमें से एक सवाल यह था कि कितने नेपालीज हैं और कितने बांग्लादेशी। पहली बात तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारत के संविधान के अनुसार सिर्फ भारत का नागरिक ही MLA और MP का चुनाव कर सकता है। किसी और कोई अधिकार, किसी और देश के नागरिक को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। अगर ऐसे लोगों ने इन्यूमरेशन फॉर्म भरा है तो SIR की प्रक्रिया में अपनी पात्रता सिद्ध करने के लिए कुछ दस्तावेज भी मांगे गए हैं, जिनकी गहन जांच 30 सितंबर तक होनी है। और ऐसे केस में जो ऐसे लोग हैं जो कि हमारे देश के नहीं हैं, गहन जांच के दौरान वो पाए जाएंगे और निश्चित तौर से उनका वोट नहीं बनेगा। जहां तक वेस्ट बंगाल के SIR की तारीख की बात है, हम तीनों कमिश्नर्स एक उचित समय देखकर उसका निर्णय लेंगे कि कब वेस्ट बंगाल में होना है या देश के अन्य राज्यों में कब होना है। आने वाले समय में उचित समय पर किया जाएगा। एक और सवाल था कि जब इतनी पारदर्शी प्रक्रिया है तो फिर भ्रम फैलाने वाली कोशिश पर आप कुछ लोगों से ये कह रहे हैं कि फॉर्म 7 दे दें और कुछ लोगों से कह रहे हैं कि आप शपथ पत्र दे दें। इसका जवाब ये है, लोक प्रतिनिधित्व कानून में जो सबके लिए बराबर है, मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है और किसी भी सांसद के लिए भी है और किसी भी MLA जी के लिए भी है। अगर आप उसी निर्वाचन क्षेत्र, तो आपको समय रहते शिकायत करने का पूरा मौका है। आप फॉर्म 6 भर सकते हैं, फॉर्म 7 भर सकते हैं, फॉर्म 8 भर सकते हैं। अधिकार प्राप्त होता है कि वो एक शपथ देकर 10-10 फॉर्म भी बूथ लेवल ऑफिसर्स को दे सकते हैं, बशर्ते आप उस विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक हो। लेकिन अगर आप उस विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक नहीं हैं, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के आप इलेक्टर नहीं हैं,